हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं वो है हमारा अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था चैप्टर नंबर 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉर्पोरेट लॉ का। ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, जो हमने क्लॉजेस पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। देखो क्या है, जितने भी हमारे क्लॉजेस हैं अब उसको हम अल्टर कैसे करा सकते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस कैसे करा सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि चेंजेस जो हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी होता है। एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है अल्ट्रेशन का भी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट होता है। हमने ये बात पूरी करी थी। अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। जितने भी चैप्टर्स जो हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा है अल्ट्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो हमारा क्लॉज था वो था हमारा नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज से ही स्टार्ट करेंगे अल्ट्रेशन का। देखो नेम क्लॉज में सबसे पहला क्या है कि दो तरीके से जो है नेम क्लॉज के अंदर अल्ट्रेशन हो सकता है। सबसे पहला है कि बाय स्पेशल रेजोल्यूशन या परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं उन। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना भी ज़रूरी है, साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल लेनी चाहिए, लेनी ज़रूरी है, और वो भी राइटिंग में अपने कंपनी का नाम को चेंज करने के लिए। जो पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, तभी आप अपना जो नेम है वो चेंज कर सकते हो। फिर इसके लिए पहले आप जो है एप्लीकेशन भेजोगे रजिस्ट्रार के पास कि कंपनी का नाम चेंज किया जाए। एक रिटन स्टेटमेंट भेजोगे कि क्यों चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर ठोस रीज़न नहीं होगा तो भी अल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही में और जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है आप वो भेजोगे। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कि ये वाला जो मेमोरेंडम है इसके अंदर हमें ये चेंज लेकर आना है, तो इस चेंज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रार हैं वो परमिशन दे देंगे आपको नेम चेंज करने के लिए। ठीक है। जब भी जितनी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो वो आपको परमिशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन इन नेम। अब आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने जो है मिस्टेक से जो रजिस्टर्ड नेम है वो किसी दूसरे का ले लिया, किसी दूसरी कंपनी का ले लिया, तो आप ये बोल सकते हो कि एक नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप परमिशन ले सकते हो रजिस्ट्रार की, और फिर नेम जो है उसको चेंज कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जो है या तो प्राइवेट वर्ड को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेना ज़रूरी नहीं होता। अब देखो इफेक्ट क्या आएगा नेम चेंज में, रजिस्ट्रार जो है न्यू नेम रजिस्टर आपको कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग वो एक नया सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा इनकॉर्पोरेशन का। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन तो पुरानी कंपनी के नाम से हुआ है, अब आपने न्यू करा लिया तो उस कंपनी के नाम से आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा अल्ट्रेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो केसेस हैं, हम केसेस को देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस स्मूथली चल रहा था, बट क्या हो गया कि आपको चेंज करना पड़ा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई। अब मान लीजिए कुछ सिचुएशंस ऐसी थी तो आपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो चेंज कर लिया अपना ऑफिस, बट वो सेम सिटी में ही है और सेम टाउन में ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, न्यू एड्रेस लिखेंगे और रजिस्ट्रार को भेजेंगे 30 दिन के अंदर अंदर, जब तक उनने चेंज किया है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसकी कंपनी मान लो कि दिल्ली में है, दिल्ली में ही उसने दूसरी जगह पे जो है रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लिया। अब रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने के बाद जब ही उसने रजिस्टर्ड ऑफिस खोला उस डेट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना होगा और न्यू एड्रेस उनको प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई एक टाउन से दूसरे टाउन गया सेम स्टेट में, अब यहाँ पे एक प्लेस से गया था, अब यहाँ पे टाउन चेंज हो गया पूरा। ठीक है। अब टाउन चेंज हुआ तो इसमें क्या होगा कि अनदर स्टेट, सेम स्टेट में ही अनदर जगह पे चला गया, अनदर टाउन में चला गया, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनको भी आपको भेजना पड़ेगा। उसमें एक जुरिस्डिक्शन होगी, यानी कोर्ट के पास भी जाएगा एक तरीके से केस। अब यहाँ पे जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि ये चेंज को कराना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन जो है 4 वीक्स के अंदर मिलेगी। ठीक है। WEEKS वाला वीक्स है ये, 4 वीक्स के अंदर ही मिलेगी, यानी 30 डेज़ के अंदर ही यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर।
अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, जैसे मान लो दिल्ली से लेकर वो राजस्थान में गया, तो उस केस में क्या होगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहला है कि जो कंपनी है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर वो जो कॉपी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देगी विद इन 30 डेज। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो सैंक्शन कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सैंक्शन ऑब्टेन करेगी जब बिफोर कंफर्मिंग द अल्ट्रेशन। जब तक अल्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि उनके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको भी पेमेंट मिली हुई है, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं है, या कोई अगर अल्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से किसी भी पार्टी को इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर का कंसेंट है, ये सारे कंसेंट को देखने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो अप्रूवल है वो आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपको एक प्रिंटेड कॉपी जो है उसके साथ अटैच करके रजिस्ट्रार को सबमिट करानी पड़ेगी। फिर जो रजिस्ट्रार है, अगर वो उन उन जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे उनको एक कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर अपने पास रखेगा, फिर आपको भी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो भी आपका एक कंक्लूसिव एविडेंस का होगा, यानी कि आपको एक और नया सर्टिफिकेट कह सकते हो कि दिया जाएगा, और वो एक आपके लिए कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि हाँ हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो गया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक रजिस्टर हो चुका है जो शिफ्ट किया था। फिर नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर अल्ट्रेशन कराना है, देखो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन होती है कि आप अल्ट्रेशन नहीं करा सकते हो क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं, बट फिर भी अल्ट्रेशन करा सकते हैं। बट अल्ट्रेशन किन किन केस में हो सकता है, ध्यान से सुनना। देखो, ओनली इफ द अल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द कंपनी को इनेबल करने के लिए कि अपना बिजनेस इकोनॉमिकली जो है एफिशिएंट बना सके उसके लिए, या फिर टू अटेन इट्स मेन पर्पस बाय न्यू और अप्रूव्ड मीन्स, इम्प्रूव्ड मीन्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको यूज़ करने के लिए भी अगर अल्ट्रेशन कराना चाह रही है ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो वो करा सकती है। नेक्स्ट है कि अपना जो लोकल एरिया है ऑपरेशंस का उनको बढ़ाने के लिए, या अपना बिजनेस जो है उसको और एडवांटेजेस बनाने के लिए किसी दूसरे बिजनेस के साथ अगर वो कंबाइन करना चाह रही है और कैरी ऑन करना चाहती है बिजनेस तो भी। फिर है कि टू रेस्ट्रिक्ट और अबेंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। अगर वो मेमोरेंडम के अंदर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रोकना चाहती है कि हाँ इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं जो है अचीव करना है, तो भी करा सकती है। टू अमलगामेट द कंपनी विद अनदर अदर कंपनी। अगर अमलगामेट कर रही है कंपनी तो भी करा सकती है, और अगर वो जो है अपने पार्ट जो है कंपनी का वो पूरा या फिर कुछ पोर्शन जो है क्या करती है, सेल करती है, डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है तो भी वो अल्ट्रेशन जो है करा सकती है। नेक्स्ट है कि प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला होता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग के अंदर। अब यहाँ पे रेटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या रेक्टिफाई होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एप्लीकेशन है, द एप्लीकेशन फॉर प्रपोज अल्ट्रेशन इज फिल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एप्लीकेशन भेजेंगे। बिफोर कन्फर्मिंग द अल्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन टू कन्विंस इटसेल्फ। अब देखो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले आपको कंफर्मेशन नहीं देगा, पहले वो ये चीज़ों को देखेगा कि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं या अदर पर्सन है जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, उनका इंटरेस्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा इस अल्ट्रेशन से रिलेटेड, या जो क्रेडिटर्स हैं क्या उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग इसलिए चेंज कराना चाह रहे हैं कि उनको जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्चार्ज ना करना पड़े, मतलब क्रेडिटर को लॉस हो जाए। और फिर जो रजिस्ट्रार कंपनीज है फिर उनको नोटिफाई करेंगी कि क्या ऑब्जेक्शंस थे और क्या सजेशंस हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देखेगा, फिर वो देखेगा कि क्या राइट्स हैं कंपनी के, क्या इंटरेस्ट है मेंबर्स के, उनको देखेगा इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर का क्या इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, और अगर उनको ऐसा लगेगा कि अल्ट्रेशन लीगल है, अप्रोप्रिएट है, तो वो आपको कंफर्मेशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन। अब तीसरा पॉइंट जो है आपका प्रोसीजर में, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन, अब एक सर्टिफाइड कॉपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, यहाँ पे जो है कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी और प्रिंटेड फॉर्म में देनी पड़ेगी विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जैसे ही रजिस्ट्रार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा उसकी कॉपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल की कॉपी है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिल्ड किए गए हैं रजिस्ट्रार के पास और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फिल्ड ही नहीं किए गए। देखो, इफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो रिक्वायर्ड थे कि आपको फिल करने चाहिए थे और आपने फिल नहीं किए 3 महीने के अंदर अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर के बाद, ठीक है, तो एक्सपायरी पीरियड के बाद वो जो अप्रूवल है वो भी आपकी वॉइड और इनऑपरेटिव मानी जाएगी। जैसे मान लो कि आपने अगर यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर नहीं सबमिट कराया अल्ट्रेशन से रिगार्डिंग, तो अल्ट्रेशन होगा ही नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया, 3 महीने के बाद आप जा रहे हैं कि हमारा ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दिए, तो वो बिल्कुल ही वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज के अंदर अगर अल्ट्रेशन कराना है तो कैसे होगा। अब देखो, the liability of the shareholders of a limited company cannot be unlimited unless it is expressly agreed to by all the members of the company। अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, तब तक नहीं हो सकती जब तक सारे मेंबर ही एग्री ना करें। तो इसमें जो है अल्ट्रेशन जो है मेमोरेंडम में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हो सकता आर्टिकल्स में जब तक कि मेंबर्स एग्री ना करें। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं अगर सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स को जो भी उन्होंने हेल्ड कर रखे हैं और उनके लायबिलिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, बट सारे मेंबर्स एकदम से जो है सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांस है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है और लिमिटेड लायबिलिटी ही है शेयर होल्डर्स की, अगर ऑथराइज्ड है आर्टिकल्स में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा मेमोरेंडम में चेंजेस कराए जा सकते हैं। कुछ डायरेक्टर्स की, कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज़ को अनलिमिटेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। अगर कैपिटल क्लॉज में अल्ट्रेशन कराना है, अब देखो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल पहले से ही लिखी जाती है, अगर उसमें जो है आपको इंक्रीज कराना है या डिक्रीज कराना है तो आप वो कैसे करा सकते हो। पहला है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीजमेंट करानी है तो आप अपनी कंपनी का जो आर्टिकल्स है, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के, उसके अंदर जो शेयर कैपिटल आपने ऑथराइज्ड कराई हुई है ना, उसको इंक्रीज कराने के लिए आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर और उसको नोटिफाई करेंगे रजिस्ट्रार के पास 30 डेज के अंदर अंदर जब आपने रिजोल्यूशन पास किया है। और अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होगा तो आपको जो है जितने भी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं उनको जो है पनिशमेंट मिलेगी। अगर इन केस देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग सच इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंक्रीज़ करा दिया, मान लो आपने रजिस्ट्रार को दिया ही नहीं और आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो जो भी पार्टीज़ होंगी उनको जो है डिफ़ॉल्ट पार्टीज़ माना जाएगा और 1000 रुपीज़ जो है उनको हर एक दिन पे करने पड़ेंगे। और ये कंटिन्यू हो सकता है, अगर कंटिन्यू चलता रहा, बार बार ये डिफ़ॉल्ट होता रहा, तो क्या होगा, आपको 5 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे या फिर जितना भी डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको देना पड़ेगा, जो भी कम होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल में रिडक्शन कराना चाहते हैं तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और शेयर कैपिटल आप रिड्यूस करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर रिड्यूस कराना चाहते हैं तो जो लायबिलिटी है, ठीक है, रिड्यूस और एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। ऐसे शेयर कैपिटल की आप रिड्यूस करा सकते हैं जो पेड अप नहीं है, अभी तक उनका पैसा नहीं आया है। विद और विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो खो गए हैं या जो कैंसिल कराना चाहते हैं उनकी कैंसिल कर दो, ठीक है, उससे भी लायबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। विद और विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑफ एनी शेयर्स पेइंग ऑफ एनी पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इन द एक्सेस ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी। अब देखो, कोई ऐसा पेड अप अमाउंट है जो कि कंपनी के बॉन्ड से ज़्यादा है, तो अगर आपने वो दे दिया किसी को, ठीक है, कंपनी ने कुछ पैसा किसी को दे दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगी, उसकी जो कैपिटल है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये केसेस हैं जो जनरली आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कराने के लिए कंपनी की। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है लिमिटेड कंपनी की में भी रीऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। कैसे? बाय कन्वर्टिंग फुली पेड शेयर्स। अगर आप फुली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा दो या रिकन्वर्ट करा दो स्टॉक को फुली पेड शेयर्स में किसी भी डिनोमिनेशन में, या आप सब डिवाइड कर दो शेयर्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो कि मेमोरेंडम के अंदर आपने पहले से ही फिक्स कर रखे थे, या फिर आप ये कर सकते हो कि कंसोलिडेट कर सकते हो और सबको डिवाइड कर सकते हो शेयर कैपिटल को शेयर्स के अंदर बहुत बड़े अमाउंट पे, जैसे स्टॉक का अमाउंट होता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इस तरह से, ठीक है।
फिर इनके लिए भी आपको जो है एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से तो हो जाएगा, और इसके आर्टिकल्स ऑथराइज करने चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइजेशन पहले से ही आपको डालना पड़ेगा कि अगर आप कभी भी रीऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑथराइजेशन नहीं है आर्टिकल्स में तो पहले आपको आर्टिकल्स को अल्टर कराने पड़ेगा, उसके बाद आप मेमोरेंडम को अल्टर कराएंगे। ठीक है, अब देखो 30 डेज के अंदर अंदर आपको फिर से शेयर कैपिटल को अगर रिड्यूस कराना है या रीऑर्गेनाइज कराना है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है मेमोरेंडम की वो आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, और जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है वो भी आप रजिस्ट्रार को दोगे। और रजिस्ट्रार को देने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो आपको बाद में एक्सेप्शन या आप कह सकते हो कि अप्रूवल दे देगा। अगर मान लीजिए इन केस कोई डिफ़ॉल्ट होता है, आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कराई रजिस्ट्रार को, तो कंपनी या जो डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं उनको एक फ़ाइन जो है वो भरना पड़ सकता है 1000 रुपीज़ का हर एक दिन का। और साथ ही साथ अगर डिफ़ॉल्ट बार बार चलता रहा तो उनको 5 लाख रुपीज़ जो भी कम अमाउंट होगा, यानी 1000 हर दिन का वो, या 5 लाख रुपीज़ जो भी कम है वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको और कोई चैप्टर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।